हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याएं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, सबसे पहला ये प्रश्न उठता है। अर्थव्यवस्था उस आर्थिक संगठन को कहते हैं जहाँ पर हम विभिन्न उत्पादन के साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, उद्यमी इनका प्रयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम या जितने भी उत्पादन के साधन हैं वह सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी जितनी हमें ज़रूरत होगी या जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी तुलना में हमारे पास उत्पादन के साधन सीमित हैं। और जो सीमित साधन हैं उनके भी वैकल्पिक प्रयोग हैं, यानी एक साधन केवल एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं करता, वरन उससे कई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो अर्थशास्त्र की जो एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है वह है चयन की समस्या, यानी उन सीमित साधनों से, और वो साधन न केवल सीमित हैं बल्कि उनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं, हम अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें, कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करें, कौन सी आवश्यकताओं को छोड़ें, ये अर्थशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, जिसे अर्थशास्त्र में हम चयन की समस्या के नाम से जानते हैं। साधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की असीमितता और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग की दशा में चुनाव करना आवश्यक हो जाता है। हम प्राथमिकता के आधार पर चयन करते हैं कि कौन सी आवश्यकताओं को छोड़ें और कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो अर्थशास्त्र सीमितता को जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व मानता है। यदि आर्थिक साधन असीमित मात्रा में पाए जाते और उनके वैकल्पिक प्रयोग नहीं होते तो उत्पादन भी असीमित मात्रा में हो पाता और उससे सभी व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती और किसी भी प्रकार से चुनाव की ज़रूरत हमें नहीं करती, या फिर आवश्यकताएं सीमित हो जाती। आवश्यकताओं की क्या विशेषता है? आवश्यकताएं असीमित हैं और एक आवश्यकता पूरी होने के बाद नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि एक आवश्यकता पूरी होती है, नई आवश्यकता का जन्म हो जाता है। तो सीमित साधनों और वैकल्पिक प्रयोग के साधनों से असीमित आवश्यकताओं के बीच में किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाए, ये चयन की समस्या है। और चाहे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वह मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, हर प्रकार की अर्थव्यवस्था को चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे बिजली का प्रयोग हम रेडियो, टीवी, पंखे चलाने के लिए कर सकते हैं और बिजली की मात्रा सीमित है। इसका मतलब बिजली न केवल सीमित है बल्कि उसके वैकल्पिक प्रयोग हैं, हम बहुत सारे उपयोगों में उसको काम ले सकते हैं। अब हमें बिजली की आवश्यकता खेती में भी है, घर में भी है, टीवी चलाने में भी है,
पंखा चलाने में भी है, ट्यूबलाइट चलाने में भी है, ट्रैक्टर चलाने में भी। ट्रैक्टर चलाने में तो हमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो हमें बैटरी रिचार्ज करने में भी बिजली की आवश्यकता होती है। तो हम किस किस चीज़ में बिजली का प्रयोग प्राथमिकता से करें और किस में हम छोड़ दें, ताकि हमारी सीमित बिजली जो कि वैकल्पिक प्रयोग वाली है, ये हमारी चयन की समस्या है कि प्राथमिकता के आधार पर हम कौन सी आवश्यकता को, यानी बिजली से संबंधित कौन सी आवश्यकता को पूरा करेंगे और कौन सी आवश्यकता को अभी पूरा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार एक प्रोफेसर जेके गैल्ब्रेथ ने अपनी पुस्तक द एफ्लुएंट सोसाइटी में बताया कि अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्रों में भी सीमितता की समस्याओं के स्थान पर संपन्नता और विपुलता की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने कहा था कि यह कहना उचित होगा कि वहाँ निर्धनता का प्रभाव काफ़ी कम हो गया है, लेकिन चुनाव की समस्या तो वहाँ पर भी बनी ही हुई है। कारण यह है कि वहाँ के नागरिकों को भी ये तय करना पड़ता है कि किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, किन विधियों का प्रयोग किया जाए, माल का वितरण किस प्रकार से किया जाए। इस प्रकार निर्धनता पर विजय पा लेने के बाद भी साधनों की सीमितता और उससे संबंधित चुनाव की समस्या वहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। सरल भाषा में अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत या केंद्रीय समस्याएं हैं जो कि हर प्रकार की अर्थव्यवस्था को जिनका सामना हर प्रकार की अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है। पहला है क्या उत्पन्न किया जाए, यानी किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा, उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, यानी किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग उत्पादन करते समय किया जाए। और तीसरी, उत्पादित माल का वितरण समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न सदस्यों में किस प्रकार से किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के समक्ष 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं और उनका हल वह अपने अपने ढंग से निकालने के लिए प्रयास करती हैं। अमेरिका या जो निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में भी कुछ सीमा तक मूल्य प्रणाली का की सहायता इन प्रश्नों को हल करने के लिए की जाती है, जबकि समाजवादी साम्यवादी देशों में जो वहाँ की सरकार होती है वो आर्थिक नियोजन की विधि को अपनाकर इन समस्याओं का हल करने का प्रयास करती है। अब इन 3 जो समस्याएं हैं जिन्हें हम अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याएं कहते हैं, उनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किन मात्राओं में किया जाए। साधनों की सीमितता और उनके वैकल्पिक प्रयोग का प्रत्यक्ष परिणाम यह निकलता है कि यदि एक वस्तु के उत्पादन में उन साधनों का प्रयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से दूसरी वस्तुओं का उत्पादन कम करना पड़ेगा। पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को साधन आवंटन की समस्या का हल निकालना पड़ता है। निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्थाओं में कीमत प्रणाली के माध्यम से इस प्रश्न का हल निकाला जाता है। उपभोक्ता कीमतों के माध्यम से अपनी पसंद प्रकट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी मुद्रा रूपी वोट जिन वस्तुओं और सेवाओं के लिए वो ज़्यादा देते हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि उन्हें वह वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा पसंद हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिन वस्तुओं की या सेवाओं की मांग होती है, उपभोक्ता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किंग कहलाता है, यानी वो जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन चाहता है, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उद्यमियों को लाभ होता है, उत्पादन करने में उनका लाभ होता है। तो उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है जिनके उत्पादन में लाभ होता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं लाभ के उद्देश्य से कार्य करती हैं। जिन वस्तुओं और सेवाओं की मांग नहीं है उनके उत्पादन में उद्यमियों को कोई लाभ नहीं होता और उनका उत्पादन नहीं किया जाता, यानी
जिन वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता अधिक मात्रा में पसंद करते हैं, जिनके लिए वे ऊंचे मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं, उनके उत्पादन में उत्पादक अपनी रुचि दिखाते हैं और इसका अध्ययन हम थ्योरी ऑफ प्राइस के अंतर्गत करते हैं। दूसरी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं, उन अर्थव्यवस्थाओं में कीमत प्रणाली के आधार पर इनका अध्ययन नहीं किया जाता, इनका सॉल्यूशन नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ की जो सरकारें होती हैं वो राष्ट्र की प्राथमिकता के आधार पर यह तय करती हैं कि जो सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले उत्पादन के साधन हैं उनको राष्ट्र में कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना इस वक्त प्राथमिकता है, और उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं लगाती हैं उन वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में साधन। उनका उद्देश्य लाभ नहीं होता बल्कि राष्ट्र की प्राथमिकताएं होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। पूंजीवादी क्षेत्र भी होता है जहाँ निजी उद्यमी होते हैं जो लाभ के आधार पर कार्य करते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर कीमत संयंत्र कार्य करता है और लाभ के आधार पर पूंजीपति ये तय करते हैं कि वो किन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अपना में साधन लगाएं। और दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र होता है जो यह तय करता है कि राष्ट्र को इस वक्त किन चीज़ों के उत्पादन करने में प्राथमिकता देनी चाहिए और सरकार उन चीज़ों के उत्पादन में भी अपना ध्यान देती है। दूसरी जो आधारभूत समस्या है वह है वस्तुओं के उत्पादन में किन विधियों का प्रयोग किया जाए। अब एक वस्तु के उत्पादन में कई प्रकार की विधियाँ हो सकती हैं। मूल रूप से दो विधियाँ होती है, पूंजीवादी या जो पूंजी गहन विधि, और दूसरी होती है श्रम गहन विधि या तकनीकी। जैसे खेती अगर हम करना चाहते हैं तो खेती भी दो प्रकार की होती है, गहन खेती और दूसरा विस्तृत खेती। गहन खेती का मतलब है सीमित भूमि पर खाद, श्रम, मशीनरी आदि की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो इसे हम गहन खेती कहते हैं। और विस्तृत खेती में भूमि की मात्रा बढ़ाकर अन्य साधनों का सीमित मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से उत्पादन के अन्य क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर या तो हम पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं या फिर श्रम गहन तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं। अब किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये जो राष्ट्र है वहाँ पर जिस प्रकार की भी विधि सर्वोत्तम होती है, जैसे अगर अमेरिका है तो वहाँ पर पूंजी गहन या पूंजीगत जो तकनीकी होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि वहाँ पर पूंजी का बाहुल्य है। भारत जैसे देश में श्रम की अधिकता है तो यहाँ पर श्रम गहन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनका अध्ययन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के सिद्धांतों में करते हैं। उत्पादक की दी हुई लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे किया जाए या उत्पादन न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे करें, इनका निर्णय अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ पर उपलब्ध जो बेस्ट तकनीकी होती है उसके आधार पर करती है, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वह मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, चाहे वह समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो। अब जो तीसरी जो आधारभूत समस्या है, वस्तुएं और सेवाएं जो हैं समाज के सदस्यों के मध्य किस प्रकार से वितरित की जाए। तो अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय उत्पत्ति का वितरण श्रमिकों, पूंजीपति, भूमिवासियों, भूस्वामियों के बीच में किस प्रकार से होता है। साधारणतः समाज में वस्तुओं का वितरण आय के वितरण से प्रभावित होता है, यानी जिसके पास मुद्रा रूपी वोट या मुद्रा के माध्यम से खरीदने की शक्ति या मतलब मुद्रा के माध्यम जिसके पास परचेजिंग पावर जितनी ज़्यादा होती है वह राष्ट्र के उत्पादन में उतना ज़्यादा हिस्सा लेने का हकदार होता है। जिन व्यक्तियों की आमदनी ऊंची होती है
उनके हिस्से में उत्पत्ति का अधिक अंश आता है। जिनकी आमदनी कम होती है उनके पास उत्पत्ति का अंश कम आता है। आजकल सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से भी हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आय के वितरण को बदलने का प्रयास किया जाता है। उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें कम मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कराकर उनका एक जो मिनिमम या जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करके उनको सहारा दिया जाता है। और श्रमिकों पर कल्याणकारी कार्य करके उनका जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा करने का प्रयास किया जाता है। तो वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में विशेष रूप से जो मुद्रा है वो इस चीज़ का निर्धारण करती है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जा रहा है। जिनके पास मुद्रा रूपी शक्ति ज़्यादा है, उनकी मांग ज़्यादा है, उनके उत्पादन में लाभ ज़्यादा है और निश्चित रूप से उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी है और सरकारी क्षेत्र भी है, तो मिला जुला असर होता है। कुछ क्षेत्रों में मुद्रा रूपी वोट डिसाइड करते हैं कि किन के लिए उत्पादन किया जा रहा है, और दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र भी सार्वजनिक वितरण और जो गरीब तबके के निर्धन लोग हैं, श्रमिक आदि, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उत्पादन करते हैं। साम्यवादी और समाजवादी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सरकार तय करती है कि किसके लिए उत्पादन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, इन तीन जो समस्याएं हैं उनको हम किसी भी अर्थव्यवस्था की आधारभूत या केंद्रीय समस्याएं कहते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त 2-3 और भी ऐसी समस्याएं हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगी। पहला ये है कि किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं ने ये सबसे एक अगर हम चौथा बिंदु कहें तो उसे हम कहेंगे साधनों का उपयोग कितनी कार्यकुशलता से किया जाता है, क्या किया जा रहा है। यह निश्चित कर लेने के बाद कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से वितरण करना है, ये जानना भी किसी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि उत्पादन अथवा वितरण पूर्ण कार्यकुशलता से हो रहा है या नहीं। उत्पादन उस दशा में अकार्यकुशल या इनएफिशिएंट माना जाएगा जबकि साधनों के उपयोग में फेरबदल करने से कम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ जाए और साथ में किसी अन्य वस्तु का उत्पादन ना घट जाए। तो इस प्रकार वस्तुओं के वितरण उस दशा में अकार्यकुशल या घटिया किस्म का माना जाएगा, जबकि समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच इसका पुनर्वितरण करने से कम एक व्यक्ति को अवश्य लाभ पहुँचे, साथ में किसी अन्य व्यक्ति को हानि ना उठानी पड़े। अतः वस्तुओं का ऐसा पुनर्वितरण समाज में वितरण की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। समाज को लाभ पहुंचाने के लिए उत्पादन व वितरण की अकार्यकुशलताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। कार्यकुशलता के इस प्रश्न को हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स या कल्याण अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्र की यह शाखा काफ़ी जटिल मानी गई है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये जो ऊपर की हमने 4 समस्याएं पढ़ी हैं वह माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आती हैं, और आगे की 2 समस्याओं के बारे में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। 5वीं और 6ठी जो समस्या है वह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है, और ऊपर की जो 4 समस्याएं मैंने आपको बताई वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो 5वीं जो समस्या है वह क्या देश के साधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है अथवा क्या उनमें से कुछ साधन बेकार पड़े हैं। सीमित साधन यदि बेकार पड़े हैं तो यह समस्या बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि विकसित और अर्धविकसित दोनों प्रकार के देशों में उत्पादन के कई साधन कई कारणों से फालतू पड़े रह सकते हैं। और जैसे उद्योग प्रधान विकसित देशों में उत्पादन की मांग में गिरावट आने के कारण कल कारखाने बंद हो जाते हैं, औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी फैल जाती है। तो
इन लोगों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत जो अर्ध विकसित या विकासशील देश हैं वहाँ कृषि प्रधान होते हैं, वहाँ पूंजी व अन्य सहायक साधनों की कमी होती है, तो श्रमिकों का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता, जिससे अर्थव्यवस्था में बेकारी पाई जाती है और भारत में इस प्रकार की बेकारी देखने को मिलती है। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी काफ़ी गंभीर किस्म की थी और लॉर्ड कीन्स जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में औद्योगिक देशों में माल की कमी से उत्पन्न बेकारी का विश्लेषण और उनका समाधान प्रस्तुत करके आर्थिक सिद्धांत के क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत कर दिया था। साधनों के अप्रयुक्त रहने की समस्या का अध्ययन हम ट्रेड साइकिल थ्योरी या व्यापार चक्र के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। छठी समस्या है, क्या अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ रही है या स्थिर बनी हुई है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्थव्यवस्था में माल उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ रही है या स्थिर बनी हुई है? उत्पादन क्षमता के बढ़ने पर जीवन स्तर बढ़ सकता है। पाश्चात्य देशों ने विज्ञान और तकनीकी का बहुत विकास करके अपनी उत्पादन क्षमता का काफ़ी विकास कर लिया है, जबकि भारत जैसे देश में अभी भी पुरानी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिक स्तर से भी हम बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं। तो ये निश्चित किया जाना चाहिए कि उत्पादन क्षमता का विकास किसी भी राष्ट्र में, किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर से अधिक होना चाहिए, तभी वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो अब इस समस्या का अध्ययन हम आर्थिक विकास के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत करते हैं और अर्थशास्त्र में इस समस्या को आजकल बहुत गहराई से अध्ययन किया जाने लगा है। अगले वीडियो में मैं आपको उत्पादन संभावना वक्र, जो कि आर्थिक समस्या या जो केंद्रीय समस्याएं उनके समाधान के लिए उपयोग में लाया जाता है, उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। धन्यवाद।